प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जयेंद्र। आज के इस कार्यक्रम में हम जिस विषय को लेकर बात करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है कि वो प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात में उसका उल्लेख किया, और ये कहते हुए उन्होंने उसका उल्लेख किया कि अब जो समाप्त होने की कगार पर बीमारी है एक, लेकिन फिर भी उससे हमें निश्चिंत नहीं होना है, उसके प्रति हमें जागरूक भी होना है, उसके इलाज को लेकर हमें सजग भी होना है, और वो सारे प्रयास करने हैं ताकि कालाजार जैसी बीमारी को हम जड़ से खत्म करने के लक्ष्य को हासिल कर सकें। और आज इस कार्यक्रम में श्रोताओं हम इसी विषय को लेकर बातचीत करने जा रहे हैं। ये बातचीत हम पहले डॉक्टर तनु जैन से करेंगे, जो कि निदेशक हैं नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कंट्रोल। ये जो सेंटर है ये भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कालाजार या इससे जुड़ी और कई तरह की बीमारियों में। तो इसलिए सबसे पहले तो डॉक्टर तनु जैन का इस कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आप आई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। नमस्कार। प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से इसके बारे में चर्चा की। शायद हम में से बहुत सारे लोग इसकी गंभीरता को ना समझते रहे हों, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया और इसके तमाम पहलुओं से हमें अवगत कराया तो हमें लगा कि भले हम इसको नियंत्रित करने की स्थिति में हैं, लेकिन लापरवाही बिल्कुल नहीं हम अफोर्ड कर सकते। तो इसलिए इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी लगा डॉक्टर तनु जैन, और आपसे बातचीत की हम शुरुआत करें उससे पहले आपकी अनुमति हो तो प्रधानमंत्री जी के मन की बात का वो हिस्सा हम सुन ज़रूर। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम भी यहाँ पे सुनना चाहेंगे और सब श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। हाँ, तो एक बार फिर से हम उस हिस्से को सुनते हैं श्रोताओं, और उससे हमें कुछ और जो आयाम है बातचीत के उसमें हमें थोड़ी मदद मिलेगी। तो आइए सुनते हैं इस हिस्से को। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मन की बात के श्रोताओं को मैं एक और चुनौती के बारे में बताना चाहता हूं जो अब समाप्त होने की कगार पर है। ये चुनौती है, ये बीमारी है कालाजार। इस बीमारी का परजीवी सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी के काटने से फैलता है। यह बीमारी बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी हो सकती है, लेकिन सबका प्रयास से कालाजार नाम की बीमारी अब तेजी से समाप्त होती जा रही है। कुछ समय पहले तक कालाजार का प्रकोप 4 राज्यों के 50 से अधिक जिलों में फैला हुआ था, लेकिन अब ये बीमारी बिहार और झारखंड के 4 जिलों तक ही सिमट कर रह गई है। मुझे विश्वास है बिहार झारखंड के लोगों का सामर्थ्य, उनकी जागरूकता इन 4 जिलों से भी कालाजार को समाप्त करने में सरकार के प्रयासों को मदद करेगी। कालाजार प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से भी मेरा आग्रह है कि वो 2 बातों का जरूर ध्यान रखें। एक है सैंड फ्लाई या बालू मक्खी पर नियंत्रण, और दूसरा जल्द से जल्द इस रोग की पहचान और पूरा इलाज। कालाजार का इलाज आसान है, इसके लिए काम आने वाली दवाएं भी बहुत कारगर होती हैं। बस आपको सतर्क रहना है। बुखार हो तो लापरवाही ना बरतें और बालू मक्खी को खत्म करने वाली दवाइयों का छिड़काव भी करते रहें। जरा सोचिए, हमारा देश जब कालाजार से भी मुक्त हो जाएगा तो ये हम सभी के लिए कितनी खुशी की बात होगी। श्रोताओं, आपने भी सुना और डॉक्टर तनु जैन आपने भी सुना प्रधानमंत्री जी ने जिसका जिक्र किया कालाजार का। 2-3 चीज़ें भी उन्होंने लोगों से निवेदन भी किया, अनुग्रह भी उनका है कि सैंड फ्लाई या बालू मक्खी पर नियंत्रण और जल्द से जल्द इस रोग की पहचान और इलाज, ये जो इस पूरी प्रक्रिया से हम गुजर रहे हैं। और आपका तो जो ये केंद्र है या कार्यक्रम है जो राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम है, तो वो तो सीधे सीधे इसी से जुड़ा हुआ है, कालाजार और कुछ और बीमारियां। जी बिल्कुल। कालाजार को लेकर किस रूप में पॉलिसी के लेवल पर या इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर ये जो केंद्र है और आप जिसके निदेशक हैं उसकी भूमिका क्या है? ये जो केंद्र है हमारा नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कंट्रोल, ये एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करता है जो कि आपने बताया, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कंट्रोल प्रोग्राम, जिसमें कि 6 बीमारियां हम लोग देखते हैं जो वेक्टर से होती हैं। अच्छा। तो मूलतः 6 में से जो 5 बीमारियां हैं वो मच्छर के काटने से होती हैं और एक जो है वो बालू मक्खी के काटने से होती है, जो कि कालाजार है। तो जो बाकी की बीमारियां हैं वो मलेरिया है और फाइलेरिया है, और उसके बाद 3 और बीमारियां हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, डेंगू है और चिकनगुनिया है,
और जापानीज एनकेफ्लाइटिस है। ये तीनों आर्बोवायरल डिजीजेज होती हैं, बाकी अच्छा। तीनों पैरासिटिक डिजीजेज होती हैं। तो कालाजार एक पैरासिटिक डिजीज है, और कालाजार जो है वो अगर देखा जाए तो विश्व के स्तर पे 51 कंट्रीज हैं, 51 कंट्रीज हैं जहाँ पे ये होती है। अच्छा। लेकिन बहुत स्पोराडिक या कम केसेस होते हैं, और 8 मेजर कंट्रीज हैं जहाँ पे कि ये एक हाई एंडेमिक हम कह सकते हैं ज़्यादा होती है। उसमें से चौथे या 5वें नंबर पे इंडिया आता है, जिसको कि अभी हमें बहुत कम कर लिया है, और पिछले साल में हमारे सिर्फ देखा जाए तो 834 केसेस ही थे जी। जो कालाजार के थे। उसके साथ साथ ये जो कालाजार की बीमारी है ये एक सीमित है, 4 ही राज्यों में सीमित है इस वक्त, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में, जिसमें से उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में अब जो केसेस हैं वो बहुत ही कम हो गए हैं। और ये जो हमारी डेफिनेशन होती है कालाजार की, जो एलिमिनेशन की डेफिनेशन है कि लेस देन 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन, उससे कम हो गए हैं, तो एक ऑलरेडी ब्लॉक हो गए। में अगर इतना जी, 10,000 ब्लॉक की में। पॉपुलेशन जी, पर जी। एक केस आता, तो इसका मतलब कि हम उस लेवल पे पहुंच गए। वैसे एक बात तो है डॉक्टर तनु की 2014 में जैसे मैं बिहार का ही आंकड़ा देख रहा जी। था, 7,615 केस जी, थे, जी। और अब नवंबर तक का मेरा ख्याल है डेटा आपके पास है, जी। 2022 जी, नवंबर तक जी। का, तो 490 जी, तक पहुंचे जी, हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है 8 सालों में जी। अगर हम इस स्तर तक पहुंचे हैं। अब मुझे एक चीज आपसे पूछनी है अलग से, क्योंकि हो सकता है मेरी तरह और भी लोग हों जो ना जानते हो कि वेक्टर बॉर्न डिजीज क्या होती है, या ये शब्द है, ये इसका मतलब क्या जी, है। जी, तो आप जी। पहले हमें ये बता तो दें। ये वेक्टर जो है, ये एक जो कीटाणु होता है या पैरासाइट होता है या वायरस होता है, उसको कैरी करता है। तो उसको कैरी अच्छा। करके वो इंट्रोड्यूस करता है इन्फेक्शन किसी भी ह्यूमन बीइंग में। तो वो खुद नहीं कारण होता है, लेकिन जिस चीज को जी, कैरी करता है जी, वो वायरस जी, को या बिल्कुल। बैक्टीरिया को। तो जैसे मच्छर अगर आपको काट रहा है तो उसके अंदर में जो पैरासाइट है या जो वायरस है वो आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करता है, और फिर वो वायरस अपनी साइकिल करता है या वो पैरासाइट अपनी एक साइकिल करता है, उसका एक आपकी बॉडी में एक साइकिल होती है जिससे कि वो बीमारी फिर उत्पन्न होती है इंसान में। और इसी तरह से जो ये बालू मक्खी है, इसके काटने से एक पैरासाइट होता है जो कि इंट्रोड्यूस होता है ह्यूमन बॉडी में, और जो ये कालाजार नाम की बीमारी को फिर ये फैलाता है। अच्छा, ये जब शरीर में प्रवेश करता है जी। तो मेरा ख्याल है तुरंत इसका असर नहीं होता, कुछ समय लगता है। जी बिल्कुल। जो लक्षण इसके इसकी आते अपनी हैं। एक लाइफ साइकिल होती है, तो ये बॉडी में एंटर करने के बाद अपनी एक लाइफ साइकिल में जाता है, और ये मोस्टली जो है आपके लिवर या स्प्लीन में जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे ये बुखार के सिम्टम्स आते हैं इसमें, और लिवर भी बढ़ सकता है और स्प्लीन का भी बढ़ाव हो सकता है। पर बुखार 2 हफ्ते से ज्यादा भी रहता है इसमें, और क्योंकि ये बुखार इतना लंबा चलता है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि लोग नहीं डायग्नोज कर पाते हैं। और जैसे आपने देखा कि अगर 834 केसेस ही हैं हमारी कंट्री में, 1000 से कम केसेस हैं, तो जागरूकता भी धीरे धीरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में भी कम हो जाती है ये भी क्योंकि एक- उनको कम केसेस जी, दिखते जी। हैं। तो ये डायग्नोसिस में कई बारी बहुत टाइम लग जाता है। तो एक जैसे हमारी स्ट्रैटेजी है वो ये भी कहती है कि 30 दिन से कम के अंदर में हमें केस डायग्नोज करना है, क्योंकि अगर वो केस डायग्नोज नहीं हुआ और सैंड फ्लाई उस एनवायरनमेंट में है, तो वो उस इंसान को जिसके अंदर में ये पैरासाइट है उसको काटेगी, तो वो फिर दूसरे में फैलाएगा। तो ये भी बहुत जरूरी है कि अर्ली डायग्नोसिस करना है। तो इसलिए जैसे ही बुखार हो, जैसे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बुखार होने पे लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, तो जांच कराएं। और जो लोग इस कालाजार एंडेमिक एरियाज में रह रहे हैं, वहां पे जागरूकता की जरूरत है कि कोई भी बुखार 2 हफ्ते से ज्यादा हो तो वो कालाजार हो सकता है, तो उसको जांच कराएं। और सरकारी सारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उसमें पूरा ट्रीटमेंट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये पूरा 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, और इस पे जो है पूरी नज़र केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की बनी हुई है, और काफ़ी सालों से बनी हुई है। और इसी का आई थिंक नतीजा है कि आज हम इस लेवल पे पहुंचे हैं कि ये हम कह सकें कि हम इस डिजीज़ को एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम एलिमिनेट करने जा रहे हैं, जो कि वैश्विक स्तर पर 2030 का टारगेट है। अच्छा। लेकिन हम इसको 2023 में करने का पूरा अपना भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। नहीं, पर मैं देख रहा था, और इस चर्चा के लिए जितने सारी चीज़ें मैं जानने की कोशिश कर रहा था उसमें मुझे ये भी बात महसूस हुई कि आप लोग इतने जी जान से ये जो 4 स्टेट्स हैं, हमारे राज्य हैं, और जहाँ पर ज़्यादा इस तरह का प्रभाव है इस बीमारी का, उसको दूर करने के लिए और उसमें सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा आप लोगों ने लगाई हुई है। तो मुझे लगता है कि ये लक्ष्य हासिल होगा, ये विश्वास तो हम सबको हो सकता है इस बात से। अब 3 चीज़ें जो प्रधानमंत्री जी ने कही कि एक तो बालू मक्खी पर नियंत्रण, दूसरा इसकी पहचान रोग की, और इसका पूरा इलाज। इलाज, उनका खुद कहना है कि इलाज बहुत आसान है और दवाइयाँ भी बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, कारगर भी हैं। जो ये कार्यक्रम है आपका, उसको इन 3 चीज़ों को लेकर क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरह से ज़मीनी स्तर पर आप लोग काम कर रहे हैं? जी,
तो जैसे हमने बताया आपको कि जो भी केसेस जब हमारे आते हैं, बुखार आता है या कुछ आता है, तो उसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट है। तो वो एक टेस्ट होता है जिसको हम RK39 कहते हैं, वो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट है। तो वो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट के जरिए से उस पेशेंट के अंदर में ये बीमारी है कि नहीं है वो पता चलता है। अच्छा। तो लेकिन उसके लिए हाई लेवल ऑफ सस्पेशन होना चाहिए, मतलब जागरूकता होनी चाहिए। अब क्यों कोई आदमी किसी को RK39 टेस्ट करेगा जब तक वो नहीं सोचेगा कि इसको कालाजार हो सकता है। तो कालाजार के जो लक्षण हैं उनके ऊपर एक जागरूकता का कार्यक्रम हमारा थ्रू आउट चलता रहता है। तो वो जागरूकता का कार्यक्रम ना ही सिर्फ कम्युनिटी में चलता है, बल्कि आशा बहनें हैं हमारी, या बिल्कुल ग्राउंड लेवल जो हमारे वर्कर्स हैं, और हमारे जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, PHC के हैं, चाहे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के हैं, जो हमारे अभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हमने नए तैनात किए हैं, तो इन सब की ट्रेनिंग्स टाइम टू टाइम चलती रहती हैं कि कैसे आपको कालाजार का केस पहचानना है। और वो जब एक बारी पहचान आ जाती है तो उसका जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है RK39, वो करने के बाद उस पेशेंट का 1 दिन का ट्रीटमेंट होता है, जिसमें कि उसको एम्बिजोम नाम की एक दवा होती है जो इन्फ्यूजन के फॉर्म में दी जाती है। अच्छा। तो वो 2 से 3 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर में वो इन्फ्यूजन दिया जाता है और उसके बाद वो मरीज डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब तो सिंगल डोज है, पहले बहुत लंबा ट्रीटमेंट महीना चलता था। जी बिल्कुल, 2 इंजेक्शन पेशेंट को लेने पड़ते थे महीना भर तक। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी का पार्ट था और इसमें रिसर्च ने भी बहुत हमारी हेल्प की, और ये रिसर्च से पता लगा कि ये दवाई इफेक्टिव है। और इसकी वजह से एक ये भी बहुत बड़ी चीज़ थी कि इस रिसर्च में इंडिया का भी बहुत बड़ा हाथ था। अच्छा। और जब ये रिसर्च हुई और ये पता चला कि ये दवाई ज़्यादा इफेक्टिव है तो इसको चेंज करा। तो यही एक स्ट्रैटेजीज हैं जिसके ऊपर वॉच रखा गया, तो अब ट्रीटमेंट आसान हो गया। तो इसकी वजह से भी हमें काफ़ी सफलता हासिल हुई। डॉक्टर तनु, बड़ी महत्वपूर्ण बात आप बता रही हैं और मुझे लगता है कि हम सबको इसके बारे में जानना चाहिए। हम चाहे देश के किसी भी हिस्से में रहते हों, अपने देश में अगर कोई इस तरह की समस्या चुनौती है, देखिए क्या है कि 4 राज्य की चर्चा हम ज्यादा करते हैं, लेकिन और भी राज्य हो सकते हैं जहां मान लीजिए 1 ही 2 केस आते हों, लेकिन उस पर सतर्क और सजग रहना बहुत जरूरी है। तो इसलिए चर्चा करना और इस कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में कालाजार को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और ये चर्चा डॉक्टर तनु जैन से हम कर रहे हैं। डॉक्टर तनु जैन जो है वो निदेशक हैं राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम से जुड़ा हुआ जो केंद्र है भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ जो संबंध है, और इसमें कालाजार को लेकर प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया, उसी के इर्द गिर्द ये चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। डॉक्टर तनु, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि एक बार डोज दिया गया, सिंगल डोज कारगर है और ठीक हो सकता है, लेकिन क्या ऐसी संभावना हो सकती है, आशंका हो सकती है कि दोबारा इस तरह का कालाजार से प्रभावित हो जाए वही व्यक्ति? जी बिल्कुल हो सकता है। हालांकि वो अब संभावनाएं काफ़ी कम हो गई हैं, क्योंकि आप देखिए ना, टोटल केसेस ही आपके 1000 से कम है। बट हाँ, कुछ केसेस में हम देखते हैं कि कुछ रिलैप्स के केसेस भी हो सकते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी, लाइक इस तरह के रिलैप्स के केसेस मिल सकते हैं हमको। तो उसके लिए हमारे कुछ मेडिकल कॉलेजेस हैं, स्पेशली इस बार जो हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, उनके हमने दिशा निर्देशक में 22 मेडिकल कॉलेजेस जोड़े हैं इस बारी इसी कार्यक्रम के तहत। अच्छा। तो ये 22 मेडिकल कॉलेजेस इन 4 जिलों में, अगर कोई ऐसी संभावना हमें लगती है कि ये केस में हमें डायग्नोसिस में डिफिकल्ट हो रही है, या हमें ऐसा लगता है कि ये रिलैप्स है, या कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो HIV के साथ होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो उन केसेस में ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, डिफिकल्ट होता है, क्योंकि पेशेंट की इम्यूनिटी कम है तो वो बार बार भी बीमार पड़ सकता है। तो उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए तो ये हमने 22 जो मेडिकल कॉलेजेस जोड़े हैं, उनके जो क्लिनिशियंस हैं या उनके यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, माइक्रोबायोलॉजी विभाग में है या मेडिसिन विभाग में है, वो हमारी मदद करेंगे आगे चल के भी कि इन केसेस को पता लगाएं। इसके साथ साथ एक RMRI करके ब्रांच है जो कि पटना में है, ICMR की एक ब्रांच है, वहाँ पे भी इसकी पुख्ता जांच और ये ट्रेनिंग चलती है। उसके साथ में BHU में भी एक सेंटर है, और इसी तरह से दुमका मेडिकल कॉलेज में भी इसका इलाज चलता है। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें फोकस में नहीं है हमारे, ये सारी चीज़ें फोकस में है, और उनके लिए पर्याप्त ट्रेनिंग ऑलरेडी हम लोग दे रहे हैं, और ये ट्रेनिंग हम लोग टाइम टू टाइम देते रहते हैं, और अब तो और भी ज़्यादा, बिकॉज ये हम एलिमिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमने इसको काफ़ी इंटेंसिफाई भी कर दिया है। अच्छा, 2021 में बिहार में कुछ मामले हुए थे, डेथ हुई थी इसकी वजह से, उसमें एक अंदाज़ा कह लीजिए ये था कि रिकॉर्ड ना रखने की वजह से दोबारा किसी को जैसे डोज दिया गया, क्या ये घातक हो जाता है? नहीं, ये डोज सेफ है। और ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड में, मतलब ये संज्ञान में मेरे नहीं है जो आप बता रहे हैं ये वाली बात। मैंने भी कहीं पढ़ा इसके बारे में, तो मुझे लगा कि एक आपसे ये जानकारी मेरे संज्ञान में नहीं है, बिकॉज ये इतना ही स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है कि इसकी रिपोर्ट पूरी रखनी होती है। तो अगर आज मरीज ट्रीट हुआ तो हो सकता है कि वो रिलैप्स केस हो तो उसको दोबारा ट्रीटमेंट दिया गया हो, बट ऐसा कि गलती से दोबारा ट्रीट कर दिया हो ऐसा नहीं होता है। और जो आप जैसे डेथ्स की बात कर रहे हैं, तो डेथ्स में मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। जैसे अभी पीछे जो है हमारे यहाँ पे कोविड भी था,
तो कोई भी अगर इंसान है वो हाइपरटेंसिव है या डायबिटिक है पर उसकी डेथ या तो कोविड से हुई या तो हार्ट अटैक से हुई या तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से हुई, तो एक अंडरलाइंग कॉज होता है और एक इमीडिएट कॉज होता है डेथ का। तो हो सकता है एक मरीज कालाजार से पीड़ित हो पर उसकी डेथ कोविड से हुई हो, तो वो एक कंफ्यूजन होता है। तो उसके लिए एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं वर्बल ऑटोप्सी। अच्छा। तो इसमें क्या होता है कि हम जाके केस डिटेल लेते हैं और बिल्कुल एक एक चीज़ लेते हैं कि वो कैसे था, कब क्या सिम्टम आया, कैसे हुआ। तो वो वर्बल ऑटोप्सी के थ्रू पता चलता है कि वेदर ये डेथ कालाजार से है या कोविड से है या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी डेथ को रैंडमली लोग कहने के लिए कह सकते हैं कि कालाजार से है, लेकिन जब तक हमारे पास पुष्टि वर्बल ऑटोप्सी के थ्रू होके स्टेट नहीं देता, तो ये क्योंकि स्टेट ही हमको करके देंगे, तो जब हमें स्टेट देंगे तब हम उसको सर्टिफाई करते हैं कालाजार डेथ। तो किसी भी डेथ के लिए यही एक प्रक्रिया, यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। अच्छा डॉक्टर तन्नू, एक चीज बताएं कि इसका ट्रीटमेंट या इलाज जो है वो क्या सिर्फ सरकारी अस्पतालों में है या प्राइवेट में भी इसका लोग इलाज करवाते हैं या वो सुविधा है? इसका इलाज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये सरकारी अस्पतालों में ही है, प्राइवेट में नहीं है, क्योंकि केसेस भी बहुत ही उसी एरिया में लिमिटेड है। और ये इलाज अब प्राइवेट में इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब सरकारी अस्पतालों में है। अच्छा जी। बट ऐसा है कि बहुत सारे एनजीओज हैं, लोकल क्षेत्र में लोग हैं, अच्छा। वो ये इंश्योर करते हैं कि पेशेंट जो है वो ठीक जगह पे पहुंच जाए और उसका ठीक इलाज हो जाए। तो इस तरह की कोई हमें परेशानी आज तक महसूस नहीं हुई इस बारे में। ये जरूर है कि ट्रेडिशनल हीलर्स जो हैं, कुछ जैसे आपको जैसे कुछ ऐसे डॉक्टर्स जो हैं जो कम्युनिटी में लोकल लेवल पे हैं, वो कभी कभी पेशेंट उनके पास भूले भटके पहुंचता है, तो उसके लिए भी सरकार ने एक पहल की हुई है। अच्छा। कि उन कम्युनिटी हीलर्स को भी हम सेंसिटाइज करते हैं कि आप जल्द से जल्द पेशेंट को रेफर करें, डिले ना करें ट्रीटमेंट में। तो आशा का भी ये है और जो ग्राउंड लेवल पे वर्कर्स हैं उनको भी ये ट्रेनिंग दी गई है कि मरीज को अगर बुखार है, जैसे आशा अपनी हाउस में विजिट करती है, तो अगर किसी भी मरीज को बुखार है तो उसको इमीडिएटली वो स्वास्थ्य केंद्र पे लाके उसकी जांच कराते हैं। तो आप लोगों ने अपनी रणनीति इस तरह बनाई है कि कोई कहीं कुछ छूटे ना जी। और कोई लूपहोल ना हो, ताकि फुल प्रूफ जो है उसको धरातल पर उसका लाभ लोगों को मिले और देश को भी मिले। दरअसल अब थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसके उन्मूलन के लिए कालाजार को जो 2023 में आप दिसंबर तक लेकर टारगेट चल रहे हैं, जिस तरह काम कर रहे हैं और उम्मीद भी है कि शायद उससे पहले भी हम कुछ उस तरह हासिल कर पाए, क्या क्या रणनीति या किस तरह की रणनीति लेकर चल रहे हैं आप जिसको कालाजार को लेकर? मुझे लगता है वही और बाकी बीमारियों में भी शायद वही चीजें होती होंगी, लेकिन इसी के बहाने हम जान लेते हैं। ये बहुत अच्छी चीज पूछी आपने और आपके माध्यम से मैं सारे श्रोताओं को अवगत भी कराना चाहूंगी कि जो ये वेक्टर है, चाहे वो बालू मक्खी हो चाहे वो मच्छर हो, तो उसकी रणनीति लगभग सेम होती है। तो सबसे पहली रणनीति तो यह है कि हमें ये समझना है कि ये वेक्टर कहाँ पनपता है। तो अगर हम खाली बालू मक्खी की बात करें तो उसकी थोड़ी टिपिकल हैबिटेट है। बाकी मच्छरों की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि जहाँ गंदगी होगी, जहाँ सफाई नहीं होगी, है ना, जहाँ पे पानी का ठहराव होगा या गंदा पानी होगा, तो जैसे क्यूलेक्स मस्किटो होगा तो वो डर्टी वाटर में होगा, अगर एडीज होगा तो वो क्लीन और स्टैटिक वाटर्स में, जो कि आपका डेंगू कॉज करता है, तो जो रुका हुआ ठहरा हुआ पानी है उसमें होगा। तो ये सारे प्रयास तो मुझे लगता है कम्युनिटी लेवल पे और हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो ये कोशिश करे, जिसे हम सोर्स रिडक्शन कहते हैं, कि मच्छर के पनपने की जगहें कम करें। तो ये कम होगा तो बहुत फ़ायदा होगा। जहाँ तक बालू मक्खी का सवाल है, ये पनपती है मोस्टली जहाँ अंधेरा ज़्यादा रहता है, नमी होती है और जो दीवारें होती हैं उनके अंदर क्रैक्स होते हैं या दरारें होती हैं। तो ऐसा ये खास तौर पे जो मिट्टी की दीवारें होती हैं, हाउसेज होते हैं, घास फूस की जो बनी होती है झोपड़ियाँ, उसमें मिट्टी से लिपाई मैंने गाँव में देखा है, तो जैसे उसमें दरारें होती हैं। बिल्कुल, तो लिपाई भी हो जाएगी तो नहीं होगा, लेकिन दरारें रह जाएंगी तो उसके अंदर जो ये बालू मक्खी पनपती है। फिर जहाँ मवेशी रहते हैं, क्योंकि अधिकतर ये जो 4 जिले हैं उनके जो गाँव हैं वो मवेशी अपने साथ रखते हैं, तो वो मवेशी रहते हैं तो वहाँ पे अमूमन नमी रहती है और अंधेरा भी रहता है, तो वो वाली जगहों पे भी ये बालू मक्खी बहुत पनपती है। तो एक तो लोगों को ये जागरूकता की बहुत ज़रूरत है कि बालू मक्खी जहाँ पनपती है वो जगहें कम की जाएं। दूसरा ये है कि जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी छिड़काव के लिए जाते हैं, अच्छा, जो बालू मक्खी के लिए हम छिड़काव कराते हैं कीटनाशक का, तो उसमें कोऑपरेट करने की बहुत ज़रूरत है। इसमें जो है कई सरकारें जैसे झारखंड, बिहार, यूपी और वेस्ट बंगाल की सरकारें भरसक प्रयास करती हैं कि जब वो कीटनाशक छिड़काव के लिए जाएं उससे पहले ही जागरूक किया जाता है लोगों को कि आपके घर में कोई आएगा, छिड़काव करेगा, आप प्लीज़ उनके साथ सहयोग करें और अपनी सारी ही जगहों पे छिड़काव कराएं। तो वो एक बहुत ज़रूरी है। तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि जैसे कुछ लोग कहते हैं रसोई में मत करिए, कुछ लोग कहते हैं पूजा घर में मत करिए, कुछ कहते हैं यहाँ मवेशी रहते हैं यहाँ मत करिए, तो वो जगह खाली कर दीजिए, छिड़काव के बाद फिर से आप रख सकते हैं सामान वहाँ पे, तो ज़रूर सहयोग करें। हाँ, पर कोई कोना छूटे ना। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा है कि आपको बालू मक्खी हो या मच्छर हो, काटने से बचाओ।
तो वो उसमें आप मच्छरदानी में सोएं या पूरे बांह के कपड़े पहने ताकि आपको काट ना सके ये। तो ये तो प्रिवेंशन हो गया कि बीमारी हो ही ना। और अगर बीमारी हो जाती है तो जल्दी से जल्दी आप जो भी नियरेस्ट आपका स्वास्थ्य केंद्र है, बुखार होते ही आप जाएं और उसकी जांच कराएं, और जांच हो जाए तो जल्दी से जल्दी इलाज कराएं। तो ये एक दूसरी हमारी रणनीति रहती है जिसमें कि हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इलाज हो। इसके साथ साथ जो सरकार की रणनीतियां हैं कि हम इंसेंटिवाइज करते हैं, यानी हम प्रोत्साहित करते हैं जो हमारे ग्राउंड लेवल वर्कर्स होते हैं या इवन मरीज को करते हैं कि भाई वो जो आएगा इलाज कराने तो उसके दिन का एक पूरा वेज लॉस होता है, उसका भत्ता जाता है पूरे दिन का, तो उसको जो है सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ इंसेंटिवाइजेशन पैसे के तौर पे किया जाता है। अच्छा। ताकि वो आए और अपना इलाज कराए और उसको ये ना लगे कि मैंने आज के दिन अपना जो है ना दिहाड़ी छोड़ा है। तो वो भी है। और आशा बहन को भी इंसेंटिवाइज किया जाता है कि तुम जिस पेशेंट का ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट कराओगे तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाएगा। तो ये एक और स्ट्रैटेजी है। और रिसर्च की स्ट्रैटेजीज तो हैं ही, जैसे हमारी चलती रहती हैं। जैसे मैंने बताया कि अभी इलाज आसान हो गया, पहले लंबा इलाज था, तो रिसर्च के दौरान पता लगा कि ये और भी आसान किया जा सकता है इलाज, तो वो आसानी से इलाज हो पा रहा है। तो इनकी मॉनिटरिंग तो लगातार आपके स्तर पर होती रहती है, सरकार के, केंद्र सरकार के स्तर पर। इसमें सोशल मोबिलाइजेशन जो है या जो सामाजिक स्तर पर लोगों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता बढ़े इस चीजों को लेकर, जो आप कह रही हैं, और हमारा भी उद्देश्य यही है आपसे बातचीत करने का, उसमें किस किस तरह की चीजें स्थानीय स्तर पर की जा रही हैं? तो ये जो है, अब अगर आप एडवोकेसी और सोशल मोबिलाइजेशन, ये एक ही पहलू हैं ऊपर से नीचे तक जी। तो अगर आप हाई लेवल एडवोकेसी की बात करें तो राइट फ्रॉम टॉप जो हमारे माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में हमारे मंत्री जी हैं, उनके द्वारा, हमारे जो सचिव हैं उनके द्वारा, और इसके साथ साथ जो हमारे डीजी हैं उनके द्वारा, ये तो सेंट्रल लेवल पे हमारी कंटिन्यूअस एडवोकेसी और मीटिंग स्टेट्स के साथ नॉन स्टॉप चलती हैं दिन। अच्छा। मतलब साल भर में एटलीस्ट 6 या 7 बार जरूर एक हाई लेवल की एडवोकेसी रहती है जिसमें कि एक निर्देश दिया जाता है कि अपने लेवल पे इसको पूरा मॉनिटर करना है। फिर स्टेट में स्टेट के जो हमारे मंत्रीगण हैं, उनके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके द्वारा, और उनके नीचे जितने भी आपके केंद्र के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो सब कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते हैं। और ये फिर परकोलेट होके जैसे आपके स्टेट तक आया, फिर डिस्ट्रिक्ट तक आता है। तो डिस्ट्रिक्ट में आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो हैं वो, और जो डिस्ट्रिक्ट के जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं, वो सारे इसका टोटल रिव्यू करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसके बाद ये नीचे जाता है, तो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे अगर आप आएँ तो जो हमारा स्ट्रैटेजी है, हमारी आईसी स्ट्रैटेजी चलती है, तो वहाँ पे जो प्रिंट मटेरियल है, ऑडियो विजुअल्स हैं, लोगों के साथ में कम्युनिटी में प्रोग्राम्स हैं, आशा बहनें बैठ के वहाँ पे लोगों के साथ 1-to-1 बात करती हैं, जो सहियाज हैं, जैसे कई जगहों पे सहिया कहलाती हैं, तो ये लोग हाउस टू हाउस जाके करते हैं। इसके साथ साथ कुछ हमारे जो पार्टनर्स हैं, जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे वो हम लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो वो टाइम टू टाइम जो है वो कम्युनिटी में हर तरह की एक्टिविटी से, चाहे रेडियो पे हो या टीवी पे हो, या इवन जो वो लाउड स्पीकर लेके चलते हैं रास्ते में बताते हुए कि 2 हफ्ते ज़्यादा बुखार है तो जाएं अपना इलाज कराएं, उसके थ्रू। और सारे सामुदायिक जितने हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं उसके अंदर पोस्टर्स, चार्ट्स, सबका डिस्क्रिप्शन रहता है। तो ये काफ़ी लेवल पे, और सोशल मोबिलाइजेशन तो डेफिनेटली बहुत ही ज़रूरी है। और एक पेशेंट चैंपियंस ग्रुप बनाया हुआ है। पेशेंट्स जो ठीक हो चुके हैं वो जाते हैं और वो बाकी लोगों को बताते हैं कि देखो हमारी जर्नी ऐसी रही, अच्छा, हमें ये चैलेंजेस आए। तो जो नया मरीज है उसको विश्वास बढ़ता है कि मैं भी ठीक हो सकता हूँ, और फिर वही चीज़ वो लेके जाते हैं और कहते हैं जितनी जल्दी आप दिखाएंगे उतना जल्दी ठीक होएंगे। तो वो पूरे विश्वास के साथ ट्रीटमेंट लेता है। तो ये पेशेंट चैंपियन ग्रुप भी एक बनाया है सरकार की, ये भी पहल है। चलिए, बहुत सारी चीजें हो रही हैं और मुझे लगता है कि इसका लाभ तो मिल ही रहा है, और तेजी से हम उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल आपसे अभी एक निवेदन है कि एक गीत आपकी पसंद का हम श्रोताओं को सुनवाते हैं। और पाकीज़ा की फिल्म के आपके काफी पसंद है आपके गाने ना? जी, बहुत पसंद है। पर यही है कि आजकल इतनी व्यस्तता है कि अगर कोई पूछे भी कि गाना कौन सा सुनना है तो जो आ रहा होता है रेडियो पे वो सुन लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं गाने और बड़ा रिलैक्स कर देते हैं। पुराने गाने आपको बहुत पसंद है और बड़ा रिलैक्सिंग है एक्चुअली पुराने गाने। तो इतने स्ट्रेसफुल काम के साथ में जब बीच में ये थोड़ा सा रास्ते में जाते हुए गाने सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए डॉक्टर तनु जैन, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपसे जानने को आज मिली हैं, और मुझे लगता है हर लेवल पर जो ये कार्यक्रम चल रहा है और कालाजार को लेकर जो ग्रास रूट लेवल पर, जमीनी स्तर पर
पर जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे बहुत सारे श्रोताओं तक ये बात पहुंची है कि आप लोग कितना एफर्ट कर रहे हैं और जो लक्ष्य है उसको ज़रूर हासिल कर पाएंगे। अभी आपका बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू सो मच। ये निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज पे एक फोकस लाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111। आज इस कार्यक्रम में हम कालाजार को लेकर बात कर रहे हैं, जिसके बारे में प्रधानमंत्री महोदय ने खुद ही चर्चा की अपने मन की बात में। सुधार बहुत कुछ हुआ है, परिस्थितियां बहुत बेहतर हुई हैं, लेकिन फिर भी इसको पूरी तरह से खत्म करना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें हर स्तर पर काम करना होगा। और डॉक्टर श्रीमती नूपुर रॉय, जिनसे अब हम बातचीत करने जा रहे हैं, वो राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम है जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का, उसमें कालाजार से संबंधित जो कार्य है उसका दायित्व वही निभाती है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और हम ये जानना चाहेंगे कि देखिए, एक पब्लिक पर्सपेक्टिव होता है, लोगों की समझ होती है। एक तो आपकी समझ है डॉक्टर के रूप में और एक्सपर्ट के रूप में, लोग इसको कालाजार को किस रूप में देखते हैं या क्या उनके मन में धारणा है? जैसे कि आपने बोला है, ये एक एक्चुअली घातक बीमारी है अगर हम इसे ना पहचाने और इलाज ना करें। ये दिस इज क्रॉनिक डिजीज। तो क्योंकि इसका जो बुखार है 2 हफ्ता तक चलता है, या कई बार ज्यादा भी शायद बुखार रह जाता है। एक्चुअली हमारा जो एलिमिनेशन का प्रोग्राम जो है, जो हम लेके चल रहा है, ये 14 दिन से ज्यादा बुखार अगर ये जो कालाजार प्रभावित राज्य से आया है, कोई आते हैं, तो हमें शॉक होना चाहिए जी ये कालाजार का केस हो सकता है। मतलब इसका जांच जरूर करना चाहिए। डेफिनेटली। हाँ। 14 दिन का फीवर अगर कोई है जी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तो उसको कालाजार के लिए सस्पेशन होना चाहिए, उनका जांच करना चाहिए। जांच करने के लिए रैपिड टेस्ट किट मिलता है जो कि सारा पीएससी में अवेलेबल है इन दिस प्रभावित राज्यों में। ये बीमारी ज़्यादातर जो गरीबी सीमा के नीचे है उन लोगों को ही, मार्जिनलाइज पुअर उन लोगों को ही होता है, क्योंकि उनके पास ना तो रहने के लिए अच्छा मकान है, ना तो खाने के लिए पौष्टिक आहार है, उसका हाउसिंग कंडीशन भी अच्छा नहीं रहता है। वही लोग इनके कब्जा में आ जाते हैं। ये जो बीमारी जो फैलता है सैंड फ्लाई के द्वारा, उसका नाम लेishmania donovani जो पैरासाइट है, वो ये जो बालू मक्खी है या सैंड फ्लाई जो है, फ्लेबोटेमस अर्जेंटिपिस जिसका साइंटिफिक नेम है, वो ये लेishmania donovani जो पैरासाइट है, इनको जो अफेक्टेड आक्रांत जो व्यक्ति है उनसे उठा के दूसरा आदमी को जब काटेगा, ऐसे ही फैलता है एक से दूसरे को। इसलिए तो हमारा जो रणनीति है, जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 में ये डिसाइड हुआ था, कालाजार शुड बी एलिमिनेटेड एज ए पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। पहले तो ये था 2010 था, उसके बाद 15 था। वन थिंग इज दैट कालाजार प्रोग्राम इज अ 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्स प्रोग्राम। धीरे धीरे पहले इस 4 राज्यों में 54 डिस्ट्रिक्ट्स जो ज्यादा प्रभावित हाँ आर एंडेमिक। इनमें से दिस 54 एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट में से 633 ब्लॉक्स कालाजार की काबू में है। तो आपने जैसे बोला था ना, भौगोलिक जो जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, ऐसा इन सम केसेस देयर आर सम कॉमन नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट आर देयर, लाइक वेस्ट बंगाल से जैसे आपका नेपाल का, बिहार, झारखंड है, नेपाल है, बांग्लादेश का भी, बांग्लादेश है, मालदा का कुछ। वेस्ट बंगाल का तो लगभग 14 डिस्ट्रिक्ट इज अटैच टू आइदर बिहार और बांग्लादेश लाइक दिस। और लेकिन इसमें एक आश्चर्य बात हमने भी देखा है, लेकिन झारखंड का जो 4 डिस्ट्रिक्ट है, गोड्डा, दुमका, साहिबगंज एंड पाकुड़, ये बिल्कुल टॉप में है, अलग से। अच्छा। जैसे आजकल बहुत माइग्रेशन होता है, फिर शादी करके इधर से उधर जाता है लोग, तो इसलिए मैंने उनका जो एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट में भी ये जो हम खोज कैंप के द्वारा, अभी एक्टिव केस सर्च के द्वारा जो हम केसेस को निकाल रहे हैं वो करवाई थी। लेकिन इट्स गुड दैट वी कुड नॉट फाइंड एनी फ्रॉम दैट देवघर एंड द एडजेसेंट एरियाज। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज़ है जो मैं पब्लिक पर्सपेक्टिव या आम लोगों की धारणा की बात कर रहा था, क्योंकि लोगों को ये समझ में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये बुखार है तो इसको, क्योंकि कई बार लापरवाही भी करते हैं हम, जागरूकता की भी कमी होती है। उनको लगता है कि अब वो जाएंगे तो उनको इलाज करवाने में अपना काम छोड़ना पड़ेगा, रोजगार छोड़ना पड़ेगा, तो वो पैसा उनको नुकसान होगा उनका। तो ये सब लेके उनको कई बार लापरवाही भी हो जाती है, कई बार अज्ञानता के कारण हो जाता है, कई बार कुछ और वजह भी हो सकती है। हाँ, तो ये आपने बहुत अच्छी बात की है। तो इसके लिए हम बोलेंगे, हमें भी ये महसूस हुआ
करते करते प्रोग्राम, इसलिए हमने सरकार की तरफ से इंसेंटिव किया है। क्योंकि सच्ची में अगर कोई जो दिन मजूर है, जो काम करता है, डेली वेजर है, उनके लिए अभी हॉस्पिटल जाना का मतलब है उनका एक दिन का रोजगार बंद। तो इसलिए हमने सरकार की तरफ से उनको मुआवजा की तरफ इंसेंटिव, ताकि वो आके इलाज कराए, उनके लिए उनका कोई लॉस ना हो, उनका डेली वेज बरकरार रहे। पहले तो 1 महीना का भरका इलाज था, अभी फिर हमारा सिंगल डे सिंगल डोज ट्रीटमेंट हम 2015 से शुरू किया है, 2014 दिसंबर से शुरू किया है। तो उनमें से एक ही दिन में इलाज हो जाता है। पेशेंट आता है, 2 घंटा में वो पानी चढ़वा देते हैं, तो फिर वो एक ही दिन में उसका इलाज हो जाता है। इसलिए उसके भारत सरकार की तरफ से हम 500 रुपीज़ देते हैं, अच्छा, इलाज कराने के लिए। इसके सिवा भी जैसे बिहार और झारखंड में ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया आप कुछ करो ताकि पेशेंट का कोई लॉस ना हो। वो आके खुद बोले जो हमारा 14 दिन से पहले ज़्यादा बुखार चल रहा है। तो इसलिए बिहार एंड झारखंड ने 6600 ऊपर से भी दे रहा है, ताकि पेशेंट का आने जाने, अच्छे खाना, पौष्टिक आहार ट्रीटमेंट के बाद में भी, क्योंकि ये बहुत वीक कर देता है, एनीमिक कर देता है अच्छा, पेशेंट को। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा आशा बहनें काम करते हैं ना, वो तो जाते रहते हैं ना हर विलेज में, उनको भी हम इंसेंटिव दे दिया है। जो आप अगर जब घर जा रहे हो तो आप पूछो, किसी का 14 दिन से ज़्यादा तो बुखार नहीं है, तो देन वो एक टोकन देता है, फिर उसको लेके आते हैं हेल्थ PSC में, हम जांच कराते हैं। एंड जांच कराने के आजकल तो जिस दिन जांच होता है अगर पॉजिटिव है उसी दिन उनका इलाज हो जाता है, ताकि इन्फेक्शन हम ऐसे नहीं छोड़, जैसे पॉजिटिव आ गया उनको हम दोबारा घर जाने नहीं देते हैं, ताकि क्योंकि एक दिन को छोड़ो तो एक दिन में अगर कोई सैंडफ्लाई उनको काटे एंड देन अगेन इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू अदर, तो किसी और को भी हो सकता है। इसलिए हम अभी तो विदिन, हमारा गाइडलाइन था विदिन 48 आवर्स करो, बट आई एम हैप्पी टू से दैट अभी तो दिन का दिन ही इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस दिन का दिन ही हो जाता है। तो ये घातक कब हो जाता है, क्योंकि इसमें डेथ भी हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अगर कोई सोचेता है ना, जैसे कोरोना में नहीं, मेरे तो नहीं होगा, मेरे को नहीं होगा, अगर इलाज नहीं कराए, इसका जो बुखार होता है ना बहुत ज़्यादा आता है, फिर चला जाता है। बीच में पेशेंट बिल्कुल अच्छा महसूस करता है। कोई आपका वहाँ का कोई इंडिजिनस जो फेथ हीलर्स हो, कोई डॉक्टर हो, उनमें से कोई गोली वोली खा लेता है तो बुखार उतर जाता है। तो ऐसा करते ना उसका टाइम लग जाता है। मैंने जब फील्ड में देखा है जो रूरल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स, हमने उनको भी रोप इन किया है, ताकि जी हम लोग भारत सरकार इज कमिटेड टू एलिमिनेट कालाजार, तो आप जल्दी भेजो, हम आपको इंसेंटिव देंगे। घातक इसलिए बोल रहा है, इफ द पेशेंट डू नॉट कम इन टाइम एंड ट्रीटमेंट नॉट टेकन, देन ओनली इट बिकम्स फेटल। कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आप सुन रहे हैं श्रोताओं। कालाजार बीमारी है और उस बीमारी को लेकर उसके तमाम जो पहलू हैं उन पर आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं, और ये चर्चा फिलहाल हम कर रहे हैं डॉक्टर श्रीमती नूपुर रॉय से। आगे की बातचीत हम करते हैं डॉक्टर साहब से, कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि जब ये इन्फेक्टेड होता है कोई आदमी, उसके अंदर ये जो पैरासाइट है वो एंटर कर जाता है उसके स्किन में, उसके शरीर पर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ता है उसका? पहले सिम्टम होता है बुखार। अच्छा, मानो जो उसका हुआ है, फिर उन्होंने कुछ दवाई लिया है, बुखार थोड़ा कम हो गया है, एंड फिर वो फिर नहीं गया है, अपना काम काज कर रहा है, फिर कोई बाहर चले गए हैं, फिर उनका कोई इन्फेक्शन है, जैसे HIV होता है, या तो TB है, या तो जैसे कोरोना, ये जो भी हो रहा है, जब बॉडी का इम्यूनिटी कम हो जाता है तब ये प्रकट हो जाता है, तो तब ये फेटल हो जाता है। अच्छा, डिले के कारण देयर इज़ अ प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या है, क्योंकि 14 दिन का बुखार के बाद ही हम सोच रहे हैं ये कालाजार हो सकता है। ऑलरेडी 14 डेज से पहले हम अगर करेंगे तो पॉजिटिव नहीं आएगा। तो अभी हमारा टारगेट है वो एटलीस्ट 20-21 में आ जाए। लेकिन मैं ये जो पूछ रहा था आपसे, जानना चाह रहा था कि शरीर के किन अंगों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने सुना है कि एक्चुअली जो विसेरल कालाजार तो कलोकल टर्म ऑफ इंडिया, बट इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव में इसको विसेरल लिशमैनियासिस कहता है, शॉर्ट में VL। अच्छा, विसेरल लिशमैनियासिस, इस नेम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसका मतलब है विसेरा अफेक्टेड है। अच्छा, विसेरा कौन सी विसेरा? लिवर, स्प्लीन, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, इसका मतलब जो हमारा बोन मैरो, ये सब इन्वॉल्व है। अच्छा,
अच्छा, कई इसलिए- टेक्निकल चीजें हैं, हमें तो समझ में नहीं आता आम आदमी को। लेकिन जैसे एक पीकेडीएल के बारे में मैंने अच्छा, पढ़ा। PKDL। अब पीकेडीएल भी कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। हाँ डेफिनेटली। पीकेडीएल क्या होता है ना, पीकेडीएल इज पोस्ट कालाजार डार्मल लेशमानियासिस। अच्छा पोस्ट का मीन्स आफ्टर कालाजार जी। है, बीमारी। डार्मल मीन्स चमड़ी, हाँ लिशमेनियासिस की चमड़ी के, लिशमेनियासिस मीन्स चमड़ी का कालाजार, चमड़ी वाला कालाजार। अच्छा इसको हम पीकेडीएल कहते हैं। पीकेडीएल ऐसा सिचुएशन है उनमें कोई सिम्टम नहीं है, पेशेंट का कुछ इशू नहीं है, अच्छा ना तो कोई बुखार, कोई सिम्टम नहीं है, सिर्फ कॉस्मेटिक सफेद सफेद धब्बा। तो उनका usual- स्किन के ऊपर जो हाँ, सफेद त्वचा के सफेद ऊपर धब्बा होता है। त्वचा के ऊपर। अच्छा। तो इन दैट केस क्या होता था, जो यंग गर्ल्स मैरिज के फॉर दे यूजुअली यूज टू कम फॉर कॉस्मेटिक रीजन, तो वो उधर जाके छुप जाते हैं। वो पे लोकल टर्म है शिवली या चकत्ती बोलते हैं गाँव में। पीकेडीएल तो उनको समझ में नहीं है, तो वो आके बोलते हैं जी देखो चकत्ती हो गया, शिवली हो गया। तो यही है, तो इसलिए हम 2014 से हम पीकेडीएल को वी हैव स्टार्टेड अ ड्राइव, क्योंकि इन द कोर्स ऑफ टाइम, क्योंकि पहले इतना सारा केसेस होता था, कुल मिला के 5 to 10% ऑफ द कालाजार पेशेंट डेवलप्स पीकेडीएल। तो पहले तो बहुत ह्यूज नंबर में केस होता था। तो हमें तो ये ऐसे तो मतलब लॉन्ग रन में भी आपको पूरा एक दूर का स्ट्रेटेजी बना के चलना पड़ता है। हाँ इसके स्ट्रेटेजी लिए। हम बना रहे हैं ना। हाँ। तो अभी अगर हम हमारा 2000 WHO का एनटीडी रोड मैप गोल इज 2030 फॉर एंटायर ग्लोब, लेकिन हमारा तो हमने 2023 में हम एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के बाद 3 साल हमें सस्टेन करना पड़ेगा। सस्टेनेंस के बाद ही हमारा WHO सर्टिफिकेशन होगा, वैलिडेशन होगा दैट इंडिया हैज एलिमिनेटेड विसरल लेशमानियासिस, दैट इज कालाजार। ये सभी चल रहा लेकिन है, इसमें कर रहा डॉक्टर है। साहब जो एक मूल चीज है और भी, क्योंकि ये आपने शुरू में ही बातचीत में कहा कि जिस माहौल में वो रह रहे हैं उसमें मान लीजिए सफाई नहीं है, गंदगी है, धूप नहीं है, वहाँ नमी ज्यादा नमी है, वाला है, नमी इस तरह वाला मिट्टी के में। वातावरण में ज्यादा पैदा होता है। तो ये भी लोग ध्यान रखें अपने घरों में, अपने आसपास के माहौल में, कि वो साफ सफाई रखें। हाँ वो तो है ही। और जो एक हमारा स्कीम है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो हमने हमारा जो लिस्ट है जहाँ पे ज़्यादा डाउन ट्रेडन जो विलेजेस अफेक्टेड है, लिस्ट ऑलरेडी शेयर्ड। एंड उन्होंने भी वो पक्का मकान, अच्छा क्योंकि पक्का मकान, क्योंकि आज उनको मैंने इलाज करके ठीक कर दी, लेकिन बालूमुखी तो है ही ना, इधर उधर पेशेंट भी कोई है, तो फिर दोबारा होगा। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन है पक्का मकान, क्योंकि अगर वो प्लास्टरिंग हो जाएगा प्लेन, क्योंकि वो दरारों में रहता है, क्रैक क्रेविसेस। अच्छा, देखिए पहले जब मलेरिया के लिए स्प्रे होता था तो उसके बाद काफी कम हो गए थे इस तरह के, मैंने सुना है ऐसा। आपने बहुत बड़ी बात कर दी। बात ऐसी ही है, जो आपने जो बोला, जब मलेरिया इंटेंसिफाइड स्कीम था तब कालाजार बिल्कुल खत्म हो गया था। बिल्कुल। तो अभी जैसे उन्होंने वो स्कीम विड्रॉ कर लिया तो फिर कालाजार फैलने लगा। अच्छा, विड्रॉ करने की भी एक जेन्युइन वजह थी कि वो रेजिस्टेंस मच्छरों में बढ़ गई थी, तो डीडीटी का ज्यादा असर नहीं होता था। तो वो कुछ और विकल्प देखना चाहते थे वो। विकल्प हमारा जो रिसर्च पार्टनर है ICMR, उन्होंने भी स्टडी किया है दैट ये सनफ्लाई तो ये रेजिस्टेंस हो गया DDT से। हाँ, सो अब हमने दोबारा कुछ उसको करना पड़ेगा। हाँ हमने फिर स्विच ओवर किया सिंथेटिक वेरिथ्राइड अल्फा साइफरमेथ्रिन। अच्छा तो अभी उसी से 2016 से उसी से हो रहा है। अच्छा, किस तरह के दिखते हैं ये जो बालू? ये नाम सैंड फ्लाई, सैंड की तरह दिखती है। अच्छा, रंग भी उनका वैसे ही होता है। हाँ रंग सैंड फ्लाई इसीलिए नाम है। अच्छा। ये सैंड की कलर है एंड इट इज साइज इज 1/3 ऑफ अ मॉस्किटो। तो अच्छा, इतना छोटा होता छोटा है, बहुत छोटा है। तो ऐसे तो देखना भी बड़ा मुश्किल होता होगा उसको आँख से। हाँ देखना, जिन्होंने पहले देखा नहीं उनके लिए तो मुश्किल है। जी डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत हम आज कर रहे हैं और बड़ी रोचक ढंग से आपने बहुत सारी बातें बताई हैं। मुझे लगता है कि श्रोता जरूर इससे कुछ न कुछ लाभ जरूर लेंगे और कुछ अपने को बेहतर ढंग से रख पाएंगे। अपने खान पान को बेहतर रखें, अपने जीवनचर्या को, दिनचर्या को बेहतर रखें, साफ सुथरे माहौल में रहें। तो आपने आज यहाँ आकर जो बातचीत की उसके लिए हम बहुत बहुत आभार आपका व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो टारगेट लेकर आप लोग चल रहे हैं वो निश्चित रूप से जल्द पूरा होगा। हम भी आभारी है, आपने हमें बुलाया है, सुना है हमारा कामकाज। और एक बात मैं बताना चाहूँगी, सिंस एलिमिनेशन हम कर रहे हैं इंडिया से, सो 4 स्टेट का है, लेकिन हमने पूरा इंडिया का हर महीने का रिपोर्ट ले रहे हैं ताकि कोई मिस ना हो जाए, कहीं भी ना रहे, हाँ, इस कोई तरह भी का। ना रहे, ये हम कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद रखती हूँ क्योंकि जिस तरह से हमें सपोर्ट मिल रहा है, मोदी जी पहले हमें सारे वीडियोस को मैं SMS किया था पर्सनली। अच्छा। GDR वीडियो
जो आपका क्षेत्र प्रभावित है, ये एलिमिनेशन हो जाने के में पर्सनली आपको वो करेंगे, विश करेंगे, ऐसे सब बहुत सारा प्रधानमंत्री जी ने सबको किया पर्सनली। हाँ, अच्छा, वो थोड़ा मोटिवेशन ज्यादा होता है ना जब प्रधानमंत्री जी खुद अगर मैसेज भेजते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी लेवल पर, प्रोत्साहित करने के मोटिवेट लिए, मोटिवेट करने के लिए, ये देखो ऐसा हो रहा है। तो ये साल की शुरुआत में हम बातचीत कर रहे हैं और साल के आखिर में जब हम मिलेंगे डॉक्टर साहब, हाँ, तो इस लक्ष्य को, इस गोल को हम हासिल कर चुके हैं, ये विश्वास है, क्योंकि जिस तरह से काम हो रहा है करना पड़ेगा और जरूरी भी है। तो बहुत बहुत आभार आपका। नमस्ते। श्रोताओं, डॉक्टर श्रीमती नुपुर रॉय से हम बातचीत कर रहे थे, जो कि राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में कालाजार से जुड़े दायित्वों को निभाती हैं, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसको लेकर आपसे हमने चर्चाएं की हैं। हमें उम्मीद है कि आप जरूर इसका लाभ उठाएंगे। अभी जैनेंद्र को इस कार्यक्रम से अनुमति दीजिए, उस उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहें और हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें और देश के विकास में अपना योगदान जरूर दें। राष्ट्र प्रथम के संकल्प को लेकर हम अपने राह पर आगे बढ़ते रहें। यूं ही बहुत बहुत आभार आप सभी का। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।